मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए प्रधानमंत्री। छात्रों का किया मार्गदर्शन। एनईपी को बताया शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने वाला बड़ा अभियान। स्थानीय मुद्दों से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देने की बताई जरूरत। छात्रों से आत्मनिर्भर बनने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी के वर्चुअल प्रदर्शनी में कहा, ओडीओपी ने उत्तर प्रदेश और देश को दी एक नई दिशा और हमारे स्थानीय स्तर के उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित सामुदायिक शौचालयों एवं पंचायत भवनों का किया लोकार्पण एवं ई शिलान्यास। कहा, पूरे देश में यूपी ने स्वच्छ भारत मिशन को किया पूरा। प्रदेश में घट रही है कोरोना संक्रमण की संख्या। कोविड से रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 91.64%। कोरोना संक्रमण के पश्चात स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4,18,685। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पीएम ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 2014 के बाद के 5 सालों में 16 आईआईटी बनाई गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। भारत को हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारे युवाओं को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। इसमें एक कर्नाटका के धारवाड़ में भी खुली है। बीते 5-6 साल में 7 नए आईआईएम स्थापित किए गए हैं, जबकि उससे पहले देश में 13 आईआईएम ही थे। इसी तरह करीब 6 दशक तक देश में सिर्फ 7 एम्स देश में सेवाएं दे रहे थे। साल 2014 के बाद इससे 2 गुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापित हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बीते 5 से 6 सालों में उच्च शिक्षा में हो रहे प्रयास से एक नए संस्थान खोलने तक ही सीमित नहीं है। इन संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया गया है। मुझे बताया गया है कि आज यहां डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा है। ये बदलते हुए भारत की एक और पहचान है। आज शिक्षा के हर स्तर पर देश में बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटों से ज्यादा है। हायर एजुकेशन में भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई में भी बेटियों की भागीदारी बढ़ी है। 4 साल पहले देश की आईआईटी में बेटियों का एनरोलमेंट जहां सिर्फ 8% था, वो इस वर्ष बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा यानी 20% तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी की वर्चुअल प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए कहा कि ओडीओपी ने उत्तर प्रदेश और देश को एक नई दिशा दी है। हमारे स्थानीय स्तर के उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। खरीदार और विक्रेता दोनों एक मंच पर आए हैं, जिसका फायदा भी स्थानीय उत्पाद को मिलेगा। निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रदेश के लगभग 600 ओडीओपी सेलर्स इस वर्चुअल फेयर में अपना स्टॉल लगा चुके हैं
और ये संख्या निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेले के माध्यम से प्रदेश के ओटीओपी उत्पाद को इंटरनेशनल मार्केट तक उसकी पहुंच को आसान करना और उत्पाद का सही दाम उस व्यक्ति को मिल सके जो वास्तव में उसका उत्पादक है, इस पर हमारा पूरा फोकस है। कोविड-19 के बाद पारंपरिक उद्योगों को बैंकों से जोड़ा गया और उन्हें काम करने के नए अवसर उपलब्ध कराए गए। ब्रांडिंग, मार्केटिंग के साथ दूतावासों को भी जोड़ा गया है, जिससे दुनिया इन उत्पादों को जान सके। प्रदेश के हर जिले में कुछ न कुछ बेहतर होता है, ऐसे परंपरागत हस्तशिल्पियों को बाजार उपलब्ध होगा। सरकार का यही प्रयास है, ये और आगे तक कौन सा जाए। ऐसा जिला है, चाहे वह वाराणसी का हो। वाराणसी में यद्यपि वो तो हमारी प्राचीन ज्ञान की नगरी है, वहां पर न केवल परंपरागत उत्पाद में रेशम के वस्त्रों की और खासतौर पर वाराणसी साड़ी ये दुनिया में विख्यात है। गोरखपुर का टेराकोटा का कार्य है, सहारनपुर काष्ठकला, अलीगढ़ हार्डवेयर के लिए, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, यानी ये अपने आप में प्रदेश के अंदर हर जनपद से जुड़ी हुई इस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास पहले से मौजूद हैं। और ये चीज़ें इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि जो अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, इन अपार संभावनाओं को केवल प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता थी। और आज जब हम लोग कोविड-19 के बावजूद वर्चुअल फेयर के माध्यम से इसे प्रोत्साहित करने के लिए फिक्की के साथ मिलकर के और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के जब ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह निश्चित ही न केवल प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में उत्तर प्रदेश के उत्पाद को एक नई पहचान के साथ उसको बेहतर मार्केट भी उपलब्ध कराने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित सामुदायिक शौचालयों एवं पंचायत भवनों का लोकार्पण एवं ई शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री आवास पर वर्चुअल उद्घाटन सम्मेलन में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को राज्य सरकार ने 5 साल के लक्ष्य को 1.5 वर्ष के अंदर पूरा किया है। उन्होंने कहा पूरे देश में यूपी ने स्वच्छ भारत मिशन को पूरा किया है। राज्य सरकार 59,000 रोजगार महिलाओं को देने जा रही है। उन्होंने कहा सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालय के माध्यम से बैंक सखी को जोड़ा जाएगा, जिससे बैंकों में भीड़ भाड़ न हो। एक नारी स्वावलंबन का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 30 लाख से अधिक गरीबों को आवास दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित अभियान को 100% सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, इसलिए एक निश्चित तिथि में इनके शिलान्यास के लिए एक तिथि आयोजित करेंगे और वह कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहा है। ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है। स्वच्छता की कीमत क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा इसके महत्व को दूसरा नहीं समझ सकता। स्वच्छ भारत मिशन के कारण इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 95% कम करने में मदद की है। जिन क्षेत्रों में सैकड़ों मौतें होती थीं, खासतौर पर मस्तिष्क ज्वर से, आज वे मौत के आंकड़े न्यूनतम स्तर पर आ चुके हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन और इसके कारण होने वाले स्वास्थ्य के व्यापक परिवर्तन के वे आंकड़े हैं जिन्हें मैं नहीं कह रहा हूं। आज यूनिसेफ भी इस बात को खुले मंच से कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ने कितनी ज़्यादा प्रगति की है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने लखनऊ में कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संख्या घट रही है। कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या घट करके 21,495 हो गई है। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात
उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए उनकी संख्या बढ़कर 4,18,685 हो गई है। प्रदेश में कोविड से रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर 91.64 हो गया है, जो राष्ट्रीय रिकवरी से ज्यादा है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से अब तक 6,685 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,35,506 सैंपल की जांच की गई और अब तक कुल 1,31,47,388 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,746 नए मामले सामने आए हैं। अब लगातार पिछले 32 दिनों से कुल हमारे संक्रमण की संख्या, एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या गिर रही है और आज ये संख्या एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की घट करके 31,495 हो गई है। जो हमारा पीक आया था 17 सितंबर को 68,235 का, उससे ये 36,740 अब कम हो गया है और जो पीक इन्फेक्शन केसेस थे 17 सितंबर को, उससे अब लगभग 54% केसेस कम हो गए हैं। अब तक कुल मिलाकर के जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित हुए और डिस्चार्ज हुए, उनकी संख्या बढ़कर के 4,18,685 हो गई है और प्रदेश में कोविड से रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 91.64% हो गया है, जो राष्ट्रीय प्रतिशत से, राष्ट्रीय रिकवरी रेट से ज़्यादा है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लखनऊ में पीसी में बताया कि कोरोना वायरस की रफ्तार अब थम रही है। यही समय है जब सबको और अधिक सावधानी बरतनी है। विशेषकर आज से स्कूल खुल गए हैं, ऐसी जगह पर विशेष सावधानी बरतनी है। कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया भी कम हो रहे हैं। वहीं औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत उनको तेजी से लागू करने की स्थिति बेहतर हो रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लॉकडाउन खुलने के पश्चात लगभग 10 लाख एमएसएमई इकाइयों को 26,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 25 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की धार अब मंद पड़ रही है, लेकिन यही समय है जब सबको और अधिक सावधानी बरतनी है। विशेषकर आज से स्कूल खुल रहे हैं और संस्थाएं भी खुल रही हैं, ऐसी जगह पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो नागरिकों से अपील है कि विशेष सावधानी बरतें। चूँकि कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, ऐसे में हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट एरियाज भी कम हो रहे हैं। दोनों में काफ़ी पिछले दिनों के मुकाबले कमी आई है। दूसरी तरफ औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत उनको तेज़ी से चालू करने की स्थिति बेहतर होती जा रही है। आज तक लगभग 4,35,000 जो विद्यमान इकाइयां हैं, उनको 10,727 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण दिए गए हैं और 5,74,000 नई एमएसएमई इकाइयों को लगभग 15,461 करोड़ के ऋण दिए गए हैं। इस प्रकार अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में लॉकडाउन खुलने के पश्चात लगभग 10 लाख एमएसएमई इकाइयों को 26,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 25 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं, जहां पर कि जो ज़्यादातर हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे उनमें से लोग समायोजित हुए हैं। लखनऊ नगर निगम ने नागरिकों को निगम से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु लखनऊ वन सिटीजन ऐप का शुभारंभ किया गया। ऐप के माध्यम से नगर निगम से संबंधित सेवाओं के अंतर्गत नागरिक ऑनलाइन सफाई संबंधित शिकायतें जैसे सफाई न होना, कूड़ा एकत्रित होना व घर घर से कूड़ा संग्रहण न होना, अधिमार्ग प्रकाश संबंधित सड़कों, फुटपाथ किस्मत मलबा निस्तारण होना, जल भराव, मृत पशु निस्तारण के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही अपने गृह कर कितना बकाया है के साथ ही भुगतान कितना किया जाना है, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र एवं IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करके हम तमाम सर्विसों को चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं, जनता के लिए सुगम और सरल बना सकते हैं।
लखनऊ नगर निगम ने इसीलिए तमाम जो ऐप थे उनको एकीकृत करके लखनऊ वन सिटीजन ऐप का निर्माण किया, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। इसमें घर बैठे कोई भी अपने मोहल्ले के, अपने वार्ड के समस्याओं को दर्ज करा सकेगा और उसका निस्तारण करके उसको उसकी सूचना प्राप्त हो सकेगी। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। घरियों भर की देरी बच्चन पर पड़ जाला भारी, कि तो जान पे बनी आवे कि तो जिंदगी भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़िया, अस्पताल लइहा बच्चन के एमे देर न करिहा भैया, एमे देर न करिहा। हाँ, बुखार में देरी पड़ी है भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो काहे होखे दिमागी बुखार। अपने बच्चे को भरपूर स्तनपान भी करा रही हूँ। सुखमय जीवन के लिए त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा अपनाएं। परिवार नियोजन में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकट की आशा से संपर्क करें। एनएचएम और सिप्सा द्वारा जनहित में जारी। एक एक पल की देरी बच्चे पर पड़ती है भारी, या तो जान पे बन आए या जीवन भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, अस्पताल लाना बच्चे को, इसमें देर न करना भैया, इसमें देर न करना। हाँ, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो क्यों होगा दिमागी बुखार। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में आज कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुल गए। आज सुबह से शुरू हुए स्कूल 2 पालियों में होंगे, जिनमें दोनों पालियों के बीच के अंतर में पूरे क्लास को सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल आने वाले बच्चों ने भी स्कूल आने पर खुशी जताई। कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए आज से प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से स्कूलों में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और लगातार यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनको थर्मल स्क्रीनिंग करके अंदर लाया जा रहा है। उसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है और क्लास में निर्धारित संख्या से आधे बच्चों को ही बैठने की इजाज़त है। इस दौरान तमाम व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। हम जानेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं बच्चों को पढ़ाई को लेकर। जैसे बच्चे हमारे एंट्री करते हैं वैसे थर्मल स्कैनिंग करी जा रही है, उसके बाद तुरंत बाद बच्चों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। फिर बच्चे क्लासरूम में जा रहे हैं बहुत सिस्टमेटिक वे में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और बच्चों के लिए सिक रूम भी तैयार किया गया है। हम लोगों ने ये सोचा है सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग ये तो सब होता ही रहेगा, लेकिन असली चीज़ है कि जो SOP गवर्नमेंट ने दी है उसको सख्ती से फॉलो करना। तो इसको हमने अपने प्रिंसिपल, टीचर्स और अपने सारे बच्चों को सबको बताया है। हमारी होर्डिंग्स भी वो स्टैंडी भी लगी हुई हैं जगह जगह पे, उससे पढ़ कर के पूरे अच्छे ढंग से उनको फॉलो करते हुए हमारे यहाँ पढ़ाई होगी, जिससे कोई भी छात्र छात्रा इन्फेक्टेड ना हो, ना हो हमारा कोई टीचर या स्टाफ इन्फेक्टेड हो। पूरे स्कूल और स्टाफ को कोविड का प्रोटोकॉल पालन करना होगा। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे जानेंगे कि 7 महीने के बाद वो स्कूल आए हुए हैं, तो आज उनको कैसा रिस्पांस लगा। आज पहला दिन है स्कूल का, कैसा लगा बेटा आपको? आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वाज मिसिंग द स्कूल अ लॉट। हमें बहुत अच्छा लगा, इतने महीने बाद स्कूल खुला है और हमें टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, उससे हमें और अच्छी टीचिंग मिल पाएगी। बच्चों का प्रवेश और निकासी गेट अलग अलग बनाया गया है और उचित दूरी बनाकर ही ये प्रवेश और निकास यहाँ पर किया जाएगा। पूरी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD न्यूज, लखनऊ। आगरा में थाना शाहगंज क्षेत्र के न्यू आजमपाड़ा क्षेत्र में बने पटाखे के गोदाम में रविवार को हुए भीषण धमाके के बाद 2 घरों में लगी आग में 8 लोग गंभीर रूप से जल गए, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आग और धमाकों की सूचना पर पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गईं। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
पुलिस ने चारों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि घनी आबादी के बने पटाखों के गोदाम की जांच की जाएगी और जांच टीम को निर्देश दिया गया है कि विस्फोटक सामग्री किस स्तर की है, इसकी भी जांच की जा रही है। देखिए, यहाँ थाना शाहगंज क्षेत्र के न्यू आजमपाड़ा इलाके में एक घर में विस्फोट होने की सूचना थी, जिस पर तत्काल स्थानीय पुलिस और जो हमारे स्टेशन के लोग हैं, सीएफओ और उनकी टीम, वो सभी मौके पर पहुंच गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। एक घर में जो 2 मंजिला है उसमें ब्लास्ट हुई है और वहां मौके से 2 व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई थी उनको भेजा गया है और 5 लोगों को जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा गया था, जहां एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई और 4 अन्य लोग जो हैं उनको वो अभी उनका इलाज चल रहा है। और चूंकि बर्न इंजरीज हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल जो है केयर करके इलाज किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया देखने से और लोगों से बातचीत करने में जो है वो सिलेंडर और की विस्फोट और साथ ही साथ वहाँ पटाखे भी रखे जाने की जो है वो कुछ चीज़ें देखने में आई है और इसलिए एफएसएल की टीम को जो है बुलाया जा रहा है ताकि वहाँ से जो हम कुछ एविडेंसेस लें कि किस प्रकार के विस्फोटक वहाँ रखे गए थे। जो व्यक्ति है जिनका घर है उनके पास लाइसेंस होना ज्ञात हुआ है और लाइसेंस किसी दूसरे थाने का है, जिनका निवास यहाँ पे है, किस प्रकार से यहाँ स्टोर या रखे हुए थे, किस क्वांटिटी में रखे हुए थे, उसकी छानबीन चल रही है। बरेली में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को काम मिल रहा है। जिले में गन्ने की पौध उगाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इन्हें गन्ना विभाग की ओर से कोरोना काल में रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से गन्ने की पौध तैयार करने का काम दिया गया। ये काम हमें गन्ना विभाग द्वारा मिला है और इसमें ये होता है कि घर बैठे ही महिलाओं को काम मिलता है और वो उन्हें बाहर जाना कहीं नहीं पड़ता। अच्छा गन्ना लेकर आते हैं, वही गन्ना चुनते हैं जो स्वस्थ हो, मोटा हो, कम से कम जिसका वजन 1.5 से 2 किलो का हो, उस गन्ने को ही चुनते हैं। फिर उसके बाद उसको बट चिप कटर से हम निकालते हैं, चिप निकालते हैं उस गन्ने की और फिर उसके बाद उसको हम काट के फिर बेफ्स्टीन यानी फंगीसाइड में मिलाते हैं। 30 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं। हाँ, इससे नर्सरी तैयार होती है। फिर इसके बाद हम इसको निकाल के पौधे बनाते हैं। 7 दिन के लिए इसको ट्रे पैक करके रख देते हैं। 7 दिन के बाद इसमें जर्मिनेशन हो जाता है। इसका बीज तो हमारे पास किसान लोग लेने ही आते हैं अभी तो, लेकिन बाहर से लोग आते हैं, वो किसान हमारे पास ही आते हैं, हम उनको देते हैं, वो घर पे ही आते हैं अभी हमारे। इसके हम 53,000 पौधे सेल कर चुके हैं। ये जो समूह है ना, ये हम सभी लोगों का है, मिलके हम लोग सभी कर रहे हैं, तो इसमें सभी लोगों का फायदा हो रहा है। गन्ना का अन्नपूर्ण विभाग बनाते हैं, गन्ना का बीज बनाते हैं हम। हाँ, जो काम हमें अच्छा लगता है। हाँ, पैसे मिलते हैं। हाँ, अपने खर्चा पानी ला मिलते रहते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। घर बैठे अपने काम कर रहे हैं। जिले में अभी तक 25 स्वयं सहायता समूहों की 351 महिलाएं इस काम से रोजगार पा रही हैं। बरेली मंडल में गन्ने की खेती बड़ी संख्या में की जाती है। जिले की बहेड़ी तहसील गोरसोली गांव में महिलाएं अपने घर में ही बड चिप तैयार करने का काम कर रही हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। हर माह प्रत्येक महिला 2 से 3 हजार रुपए कमाती है, जिससे वो अपना घर चला रही हैं। सबसे बड़ा फायदा इस काम में इन महिलाओं को ये है कि इन्हें अपने पौधे बेचने कहीं जाना नहीं पड़ता। गन्ना विभाग और किसान स्वयं इनके पास आते हैं। मैं गन्ने की पौध बनाती हूँ और हम सब मिलकर बनाते हैं। हमें ये काम बहुत अच्छा लगता है। हम किसी से नहीं मांगते हैं पैसे। किसान लोग आते हैं बाहर से और बोले जाते हैं। ये काम बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं इससे। हमें सरकार द्वारा मिला है, ये काम घर बैठे मिला है। हमने 53,000 कम से कम बेच चुके हैं और 25 के 30 के बीच में हमारे घर पे हैं अभी पेड़। महीने में हम कमा लेते हैं लगभग 2 से 3 के बीच में। तो अपना खर्चा हम अपने आप चला रहे हैं, हम किसी से मांगते नहीं हैं। इसमें पहले पौधे तैयार करते हैं, जब इसको किसान लेके आते हैं अभी खर्चा चलता है। कटाई वटाई, हाँ, गन्ने कटाई करते हैं, फिर पौध तैयार करते हैं। जब तैयार हो जाती है तो किसान ले जाते हैं इसके लिए। इसमें तो समझ महीने में 2-3 हजार का हो जाता है हमारा तो फायदा। स्टेज पर मंचन से पहले कलाकारों को कड़ी मेहनत करनी होती है। रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों के रूप में अपने को प्रस्तुत करने से पहले अपने को उस रूप में ढालना होता है जिसके लिए कलाकार
लीला मंचन के शुरू होने से कई घंटे पहले से अपनी सजावट करते हैं, अपने को उस अनुरूप ढालते हैं, विभिन्न पात्रों के डायलॉग याद करते हैं। पर्दे के पीछे क्या कुछ होता है, हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला की खास रिपोर्ट। अयोध्या में इस बार की यह ऐतिहासिक रामलीला यूं ही 7 बजे से दर्शकों के सामने नहीं लाई जाती है, बल्कि इसके पीछे कलाकारों की घंटों की मेहनत होती है। जब वो उस रूप में आते हैं जो रामचरितमानस में कहा गया है, उन रूपों के अनुरूप जो है वह अपना परिधान पहनते हैं, खुद अपनी सजावट करते हैं। आइए देखते हैं कि कितने घंटे की मेहनत लगती है और किस तरह से एक कलाकार तैयार होते हैं। हमारे साथ एक बाल कलाकार हैं, क्या भूमिका करेंगे? प्रहलाद। तो क्या डायलॉग है, कुछ याद है आपको? डायलॉग तो म्यूजिक के पीछे जैसे एक मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक डायलॉग हो गया। मैं खरदूषण और मेघनाथ। ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। यहाँ धारे हैं कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सोपन खा की नाक नहीं, पीछाना बाली वानर का है। शिकार नहीं श्रवण का है, लहू ये लंकेश्वर का है। पर्दे के पीछे की कलाकारों की जो सबसे बेहतरीन तैयारी होती है, मंचन उतना ही बेहतरीन होता है। यही कारण है कि ये सफल रामलीला कलाकारों के द्वारा तभी होती है जब पर्दे के पीछे इनका श्रृंगार और श्रृंगार के साथ बोले जाने वाले डायलॉग, दोनों चीजों को आधार बना करके और उन पर कड़ी मेहनत की जाती है। दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज अयोध्या। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर रामलीला का सजीव मंचन किया जा रहा है। खास मुहिम मास्क अप इंडिया की, देखते हैं क्या है ये पहल। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।